आइसक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 2 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 3 मुलाहिज़ा फरमाएं। तंजीम के पसे पुष्ट जो कोई भी था उसके हाथ बहुत लंबे थे और अपने फैसलों को नाफिज करने की भरपूर ताकत रखता था और यह बात मेरे लिए तशवीश का बायस थी। अगले दिन खबरें छपीं कि मुतवक्फी मंशियात फरोश था और वकुआ की शाम 7 बजे घर से एक ब्रीफ केस में रकम लेकर निकला था, लेकिन उसे जिंदा घर लौटना नसीब न हो सका। उसके घर वाले रकम की मालियत के बारे में कुछ न बता सके, ना ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच सकी क्योंकि लाश मौजूद थी मगर ब्रीफकेस का कहीं सुराग न मिल सका। पुलिस सर्जन के अंदाजे के मुताबिक 8 और 9 बजे के दरमियान मकतूल को किसी तेज धार आले से जिंदा ज़िबा कर दिया गया था। 2 दिन बाद गुमनाम आदमी ने फोन किया तो उसकी आवाज हमेशा की तरह पुरस्कून और गनूद की सतह थी। काम की बातों के अलावा उसने कोई जिक्र नहीं किया और ना मेरी हिम्मत पड़ी कि उससे लुत्फुर रहमान के कत्ल के बारे में कुछ पूछता। पुलिस तफ्तीश के सिलसिले में जहांगीर और नादर तक भी पहुंची क्योंकि लुत्फुर रहमान बराह रास्त नादर के ताबे था और जहांगीर उस वक्त तक पुलिस के आला हुकाम को जराइम से अपनी दस्तबरदारी का यकीन नहीं दिला सका था, मगर क्लब में मौजूदगी के गवाह मिल जाने के बाद पुलिस ने दोबारा उनका भी रुख नहीं किया। वो हमारे साथ बददियानती का पहला वाकया था। पुलिस के लिए वो कत्ल एक मुअम्मा बना रहा, लेकिन जानने वाले जानते थे कि लुत्फुर रहमान का कत्ल उसकी बददियानती का शाखसाना था। उसके नतीजे में हमारे माली लेन देन के हालात पहले से कहीं ज्यादा इस्तवार हो गए। बाजार में मंशियात का धंधा करने वालों को अच्छी तरह इल्म था कि लुत्फुर रहमान ने बददियानती का इर्तिकाब किया था और एक खतीर रकम हजम करके दूसरी पार्टी से मुंसलिक हो गया था, लेकिन उसकी मौत के बाद उस रकम का कहीं पता न चल सका। लिहाजा लोग यही नतीजा अखज़ कर सके कि अपने कत्ल से पहले लुत्फुर रहमान ब्रीफकेस में रकम लेकर घर से रवाना हुआ था। शायद उसके हाथों जिक उठाने वाले ने उसकी लालची तबीयत से फायदा उठाते हुए उस पर जाल डाला था। वो किसी नफा बख्श सौदे की उम्मीद में रकम लेके लालच की जंजीर में बंधा खुद अपने कातिल के पास जा पहुंचा और कातिल ने रकम अपनी तहवील में लेकर उसे कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया। उस फाकाना वारदात ने अंदर से मुझे हला कर रख दिया और मेरे दिल में बगावत या किसी बुलंद मनसब की उम्मीद कमजोर पड़ने लगी। जो शख्स अपने बागियों को इतनी महारत और चालाकी के साथ अपने इंतकाम का निशाना बना सकता है, उसे उलझना आसान काम नहीं था क्योंकि वो शख्स मेरे सामने नहीं था। पहला मकसद मेरा था उस तक पहुंचना, उसके बाद फिर देखा जाता। जरा सा भी शुबा होने पर वो मोहलत दिए बगैर कहीं भी कोई वार कर सकता था। उसके मामले में सबसे बड़ी खराबी ये थी कि वो मुझसे बखूबी वाकिफ था, लेकिन मेरे लिए उसकी जात गुमनाम थी। मैं सिर्फ उसकी आवाज तक आशना था, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि वो उसकी असल आवाज ही हो। जब मुझ जैसा आदमी आवाज बदल कर जहांगीर को अपनी सरबराही के रोब में ले सकता था, तो बाज के लिए फोन पर अपनी आवाज बदल लेना कौन सा दिक्कत तलब मसला था। मैंने संजीदगी के साथ सोचा कि इस आसेबी तंजीम से किनारा कशी कर जाऊं। बरसों की मुजरमाना सरगर्मियों के नतीजे में मैं इतने एहसास जमा कर चुका था कि मेहनत और ईमानदारी से काम करता तो कानून को पामाल किए बगैर नहायत आसानी के साथ अपना मायार जिंदगी बरकरार रख सकता था, लेकिन उस तंजीम से छुटकारा इस कदर आसान नहीं था। सरबराह ने मुझे उस वक्त अपने वसाइल का सहारा देकर आगे बढ़ाया था जब मैं शहर के एक अफूनत ज़दा इलाके में तंग सी कोठड़ी में रहता था। मेरा तजुर्बा उसके लिए बेशकीमत असासा था जिससे वो आसानी से हरगिज दस्तबरदार न होता। फिर वो अपनी जात की राजदारी के सिलसिले में इस कदर हिसास था कि अपनी आवाज के गैर जरूरी तशहीर तक से गुरेज करता था। महज उसी वजह से उसने जहांगीर को बराह रास्त अहकामात देने के बजाय मेरा वसीला बरकरार रखा था ताकि मेरे सिवा कोई उसकी आवाज से वाकिफ ना हो सके। फिर क्या वो तंजीम से एक ऐसे आदमी की किनारा कशी बर्दाश्त कर लेता जो जहांगीर, नादर और तारक के अलावा खुद उसकी आवाज से भी वाकिफ था। ये एक बड़ा वसीह सवालिया निशान था जिसका जवाब मेरे नजदीक नफी के अलावा कुछ नहीं था। मेरे तुल जाने पर शायद वो मुझे जुबानी तौर पर अलहदगी की इजाजत दे देता, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि उसके बाद मेरी लाश भी शहर के किसी वीराने ही से दस्तयाब होगी। ना कातिल पकड़ा जा सकेगा और ना कत्ल के असबाब रोशनी में आ सकेंगे। मैंने वो ख्याल तर्क कर दिया था। बाद के वाकयात ने साबित कर दिया कि वो मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त और मुंतकी था। हालात मेरी तवक्को के बरक्स तेजी से तब्दील हुए। उस बारे में मेरी कहानी से ज्यादा अहमियत वाकयात के तसलसल की है क्योंकि बहुत से वाकयात सरासर मेरी लाइल्मी में रूनवा हुए जिनकी तफसीलात मुझे दूसरे जराए से मिली। लिहाजा आगे आप इन बुनियादी वाकयात की तफसील पढ़ेंगे जो आप बीती के अंदाज से हट कर लिखे गए हैं, लेकिन कुछ महदूद औराक के बाद मैं दोबारा आपको अपनी कुथा सुनाऊंगा क्योंकि इस मोड़ से कहानी का महवर मेरी जात ही रही है। इसमें दूसरों का दखल सानवी होकर रह गया है। जहांगीर घर पहुंचकर लिबास तब्दील कर रहा था कि फोन की घंटी बज उठी। वो कमीज मसहरी पर उछाल कर तेजी से फोन की तरफ झपटा। उसका ख्याल था कि दूसरी तरफ उसका गुमनाम सरबराह होगा, मगर रिसीवर कान से लगाते ही उसे तारक की आवाज सुनाई दी और उसका मुंह बन गया। क्या बात है? उसने खुश्क लहजे में सवाल किया। मैं एक अहम बात पूछनी भूल गया था। तारक की आवाज माजरत ख्वाह न थी। दोबारा बोलने से पहले पूछ डालो वरना सुख की नींद न सो सकोगे। जहांगीर ने इस्तिजाहिया से लहजे में कहा, आज रात मुझे एक डिलीवरी देनी है, उसका क्या करूं? उलझन अवेज लहजे में पूछा गया। इतनी अहम बात तुम मीटिंग में पूछना भूल गए। जहांगीर ने मुलायमत से कहा, बस चूक होगी, अहकामात वही थे जो मैंने बताए।
यानी फौरी तौर पर सब कुछ बंद। मीटिंग के बाद यही सूरत हाल है। जहांगीर को उस पर गुस्सा आने लगा था, मगर मैं एडवांस ले चुका हूँ, ये मामला जरा मुख्तलिफ है। जहांगीर सोच में बढ़ गया, फिर फौरन ही बोला, ये कब का वाकया है? आज सुबह सौदा हुआ था। अकाम नए सौदों के बारे में थे। जहांगीर ने बिला पसोपेश अपना फैसला सादर कर दिया। डिलीवरी कर दो, थैंक यू कहकर दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। मगर जहांगीर को कमीज पहननी नसीब न हो सकी। उसके पलटते ही फोन की घंटी दोबारा बजने लगी थी। वो ज़ेर लब बुड़बुड़ाता हुआ मुड़ा और झलाट के आलम में रिसीवर उठा लिया, मगर फोन पर वो मानूस गुर्राहट सुनते ही उसकी झलाट काफूर हो गई, क्योंकि उस बार दूसरी तरफ उसका आवाज था। ये उसका मामूल था कि हर मीटिंग के बाद वो फोन करके जहांगीर से रिपोर्ट जरूर लेता था। तो लौट आए तुम अपनी मीटिंग से? उसका इत्तेजाहिया लहजा सुनकर जहांगीर चौंक पड़ा। वो गुफ्तगू का आगाज हमेशा नर्म लबो लहजे से किया करता था। यह और बात थी कि उसकी नरम आवाज में भी जहांगीर को दबी दबी गुर्राहट का एहसास होता रहता था, मगर उस वक्त तो बास के तेवर ही कुछ और थे। यस सर, वो उजलत के साथ बोला। हदायत पहुंचा दी गई हैं, अगला सिग्नल मिलते ही सैंपल बाजार में फैला दिए जाएंगे। बस यही कुछ हुआ इजलास में। बास के लहजे की चुभन जहांगीर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी और उसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें उभर आई। बास उसकी रिपोर्ट से मुतमिन नहीं था और उससे मजीद कुछ और सुनना चाहता था, मगर क्या ये जहांगीर न समझ सका। मान उसका ज़हन तारक की ताज़ा फोन कॉल की तरफ गया। उसे अंदाजा था कि बास बहुत ज्यादा बाखबर आदमी था। शायद उसे तारिक की उलझन का इल्म था। एक सौदा आज सुबह हुए था। उसने जल्दी से कहा, एडवांस ले चुका था, इसलिए उसकी डिलीवरी किसी वक्त दे दी जाएगी। गैर जरूरी बातें मत करो। गुस्सिली गुर्राहट उभरी। मैं तुमसे मीटिंग के बारे में पूछ रहा था। सॉरी सर, जहांगीर बुखला गया। बस यही हुआ था मीटिंग में। मैंने आइंदा हिकमत अमली के बारे में भी ब्रीफ कर दिया था। रिसीवर में जहरीली आवाज गूंजी। डैनी क्या बकवास कर रहा था? वो महंगे दामों पर मुतरिस था। जहांगीर की घबराहट में इजाफा हो गया और उसे अपने पेट में बल से उठते महसूस होने लगे। उसे दूसरी तरफ से बोलने वाले की सफाकाना हंसी सुनाई थी। वो ये जानना चाहता था कि तुम बतदरीज अलग होते हुए दोबारा क्यों उस तरफ राग़िब हो रहे हो? जज्जी, जहांगीर फंसी फंसी आवाज में रहा, और तुम्हारे नजदीक उसकी ये मोशगाफी नाकाबिले जिक्र थी? भाड़ खाने वाले लहजे में पूछा। क्या? वो समझ रहा था कि तजवीज मेरी है। जहांगीर के लिए बोलना दुश्वार हो रहा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि बोलने वाले ने मीटिंग में मौजूद ना होने के बावजूद डैनी के अल्फाज सुनकर कैसे अंदाजे कायम कर लिए थे। वो डैनी के चिढ़ाने वाले रवैये की बिना पर खुद भी उससे अक्सर नाला रहता था, मगर वो उसका जानिसार दोस्त था। उसके बारे में जहांगीर सोच भी न सकता था कि सरबराह से उसकी शिकायत करे, मगर अब्बास खुद डैनी के बारे में कुरेद रहा था। वो तुम्हारे अहकामात का पाबंद था। जहांगीर को फटकार सुनाई दी। उसे जुर्रात कैसी हुई कि उस किस्म की बकवास करे? बस जरा वो ज्यादा बोलता है। जहांगीर अपनी पेशानी से पसीना साफ करते हुए नकाह सदा आवाज में बोला। मुझे उसके लबो लहजे से बगावत की बू आ रही थी। सर्द और बेरहमाना लहजे में कहा गया, शायद उसका इलाज करना पड़ेगा। जहांगीर कांप उठा। इलाज का मतलब वो बखूबी समझता था। इस बार उसे माफ कर दे, आइंदा मोहतात रहेगा। जहांगीर घबराया। लाइन पर चंद सानियों के लिए सकूत छा गया, जैसे वह सोच में पड़ गया हो। उसकी पुरस्कून आवाज सुनाई दी। तुम जिम्मेदार आदमी हो, तुम्हारी सिफारिश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये याद रखो कि मैं हर वक्त अपनी आंखें खुली रखता हूँ। मुझे अंदाजा है सर, जहांगीर झिझकते हुए बोला, मगर मैं हैरान हूँ कि आप लफ्ज ब लफ्ज बात कैसे दुरा लेते हैं। मुख्तसर सी हंसी पुरगुरूर थी। जीवा हाउस पूरी तरह बगड़ है। मैं मीलों दूर होने के बावजूद उस छत के नीचे लिए जाने वाले सांसों की आवाज भी सुन सकता हूँ। वहाँ बहुत कुछ कहा जाता है। यह और बात है कि मैं गैर जरूरी बातों में सर नहीं कपाता। जहांगीर के बदन में सनसनाहट दौड़ गई। मेरे लिए आपकी जात हैरतनाक है सर। वहाँ कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिस पर बिग होने का शुबा किया जा सके। इस चक्कर में भी ना पड़ना, तदीबी लहजे में कहा गया। तुम कभी उनका सुराग नहीं पा सकोगे। हाँ, मीटिंग रूम में नस्ब आले के रिसीवर में कुछ फनी खराबी हो गई है, तो मुझे एक आर्जी ट्रांसमीटर वहां पहुंचाना पड़ा। वो नन्ना सा ताकतवर ट्रांसमीटर तुम्हारी कुर्सी के पास मेज की निचली सतह से चिपका हुआ है। मेरा पुराना रिसीवर ठीक हो चुका है, चाहो तो नया ट्रांसमीटर निकाल कर तलब कर दो। जहांगीर सुन्न होकर रह गया था। उसका ज़हन माजी के उन तबसरों में उलझ गया जो वो जियो हाउस में करता रहा था। कहीं उसके मुंह से कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात न निकली हो जो उसकी गिरफ्त का सबब बन जाए। किस कदर वो बेबस था सरबराह के सामने। बहुत बेहतर सर। उसे अपनी आवाज किसी गहरे कुएं की तह से उभरती हुई महसूस हुई। बगैर किसी जवाब के सिलसिला मुनक़ता हो गया और जहांगीर रिसीवर क्रेडल पर डालकर थके हुए अंदाज में मसहरी पर गिर गया। उसका दिल कनपटियों में धड़क रहा था, बदन में चुंटियां रिंग रही थी और तनफ्फुस की रफ्तार तेज हो चुकी थी। उसका दिल चाह रहा था कि उस वक्त जीवा हाउस की तरफ तोड़ लगा दे और कॉन्फ्रेंस टेबल के नीचे से ट्रांसमीटर उखेड़ने के बाद उस इमारत को उधेड़ कर रखते, मगर खौफ के बायस उसे अपनी ख्वाहिश दबानी पड़ी। उसे वाज़ेह तौर पर ऐसी किसी हमाकत के इर्तिकाब से रोका गया था। ग्रुप में उसकी सरबराही का आगाज बहुत अच्छे अंदाज में हुआ था, मगर फिर गैर महसूस तरीके पर उसकी जात पर सरबराही की गिरफ्त मजबूत होती गई थी और अब वो अपने साए से भी खौफ महसूस कर रहा था। उसका अंदाजा था कि अब वो अपने पुरस्रार सरबराह की मर्जी के बगैर आज़ादी से सांस भी न ले सकेगा। बज़ाहिर वो आज़ाद था, मगर हकीकत में किसी नादीदा ज़ात का कैदी।
वो बिस्तर पर चित पड़ा छत को घूरते हुए गहरे गहरे सांस लेता रहा। गनीमत यह था कि उन दिनों उसकी बीवी लाहौर गई हुई थी, वरना वो यकीनी तौर पर उससे खासी कड़ी बाज़पुरस करती और उसके लिए जवाबदेही मुश्किल हो जाती। उसकी बीवी लाहौर के एक मुअज़्ज़ज़ घराने की बेटी थी, जिसका कराची में भी कारोबार था। उनकी शादी रवायती अंदाज में हुई थी, मगर वो जहांगीर को बेहद चाहती थी। उसके नज़दीक जहांगीर एक ओस दर्जे की टेक्सटाइल फैक्ट्री का बिला शिरकत गैर मालिक था, जहाँ से उसे माकूल आमदनी थी। वो उसकी खुफिया कारोबार से कतीला इल्म थी और जहांगीर के लिए उसका खुफिया कारोबार ही सब कुछ था। उसमें कमाकर उसने एस्टेट एजेंसी की आड़ दी और अपने असासों के इजहार की एक कानूनी राह निकाली। फिर मकान के बाद वो फैक्ट्री खरीद ली। जब उसके पास पैसा आया तो किसी ने भी उसके माजी के बारे में ज्यादा जुस्तजू नहीं की और रफ्ता रफ्ता वो मुआशरे का एक आबरूमंद रुकन बन गया। अब उसे आमदनी के साथ अपनी यह आबरू भी बहुत अजीज थी। चरस के मुजम्मरात खासे तबाकुन थे। भंग के पौधे की काश बहुत आसान थी और फिर उससे चरस की तैयारी बहुत ज्यादा दुश्वार नहीं थी। मुल्की कानून से मावरा चरस फरोश फखरिया अपनी दुकानों पर पहाड़ी बकरों की सफेद खालों वाली खाल की नुमाइश किया करते थे, जो इस तरीकाकार की तशहीर का एक जाना बूझा जरिया था, जिसकी मदद से बेहतरीन चरस तैयार की जाती थी। चरस की एक गोली 4 से 6 घंटों के लिए काफी होती थी। गहरी स्याही माइल सब्ज गोली को दिया सलाई की हिरारत नरम कर देती थी। फिर उसे तंबाकू में मिलाकर हथेली पर खूब अच्छी तरह रगड़ा जाता था ताकि दोनों चीजें यकजान हो जाएं। फिर उस तंबाकू से भरी हुई सिगरेट के गहरे गहरे कश दूसरे ही आलम की सैर करवा देते थे। आंखें बतदरीज सुर्ख होते होते खूनी कबूतर का रंग इख्तियार कर लेती। दिल की धड़कनें तेज हो जाती, प्यास का एहसास बढ़ने लगता, सीने पर खिंचाव तारी हो जाता, हल्की सी गनूदगी की कैफियत लिताफत के एक समंदर में हचकोले देने लगती और भूख खिल जाती। मगर पीने वालों को नसरात का ना ज्यादा एहसास होता था और न उन्हें उनसे कोई गर्ज थी। उनके लिए चर्स एक ऐसा सस्ता नशा था जिसकी मदद से जहन आलमे सरूर में खोकर जमानो मकां के एहसास से यकसर आरी हो जाता था। चर्स के सारे 8 घंटे काम करने वाला मजदूर पलक झपकाए और थकान महसूस किए बगैर 16 और 18 घंटे तक काम कर सकता था। कराची से हैदराबाद तक पहुंचकर ऊँगने वाला ट्रक ड्राइवर कहीं रुके बगैर मुल्तान तक मुसलसल ड्राइविंग कर सकता था। उसके मुअज्जर असरात से नशेबाज बेखबर थे या जानबूझकर उस बारे में सोचना नहीं चाहते थे। नए आदि तो आसानी से असाबी इख्तलाल का शिकार हो जाते, जो आदि थे उनके भी असाबी रद्द-ए-अमल में हम आहंगी बरकरार न रहती। बसारत के जाविये बदल जाते, कदोखाल से लेकर सरापा तक बदला बदला नजर आने लगता और सबसे बड़ा असर कुव्वत फैसला पर पड़ता। जो गाड़ी चंद 100 गज दूर होती मीलों दूर नजर आती। सामने से सड़क के वस्त में आता हुआ देव हैकल ट्रक कच्ची पटड़ी पर चलता हुआ नजर आता और यूं होलनाक हादसे रूनुमा होते। मुतअद्दिद हलाक हो जाते, जो बच रहे थे वो भी जख्मों से चूर होते या जिंदगी भर के लिए माजूर हो जाते। लेकिन उन तबाहकारियों के बावजूद चरस मकबूल थी। रोज बरोज उसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा था। सस्ती आबादियों में ठिकाना बनाने के बाद यह वबा मुअज़्ज़ज़ घरानों को भी अपनी लपेट में ले चुकी थी और शहर में चरस की रोजाना खपत मनों की मिकदार में हो रही थी। मगर माहिरीन को एक ही उम्मीद थी, इबलाग आमा के जराए से चरस की तबाहकारी की तशहीर लोगों को गोल दर गोल उस वबा में मुब्तला होने से बचा सकती थी और जो उसे तर्क करना चाहता था थोड़ी सी कुव्वत इरादी के साथ उसे तर्क कर सकता था, क्योंकि चरस का चुंगल बहुत ज्यादा होलनाक नहीं था। 2-4 दिन की तलब सुस्ती और थकान के बाद उसके असरार यकसर खत्म हो जाते थे। उन उम्मीदवारों के साथ ही ईमानदार अहले कारवाने चोर दरवाजों का भी कला कमा करने में मसरूफ थे, जिनसे गुजर कर ये जोद असर नशा मुआशरे की रगों में सराहियत करता जा रहा था। पाकिस्तानी में नहीं बल्कि दुनिया के गोशे गोशे में चरस मकबूल हो रही थी। नौजवान लड़कों और लड़कियों के ग्रुप इज्तिमाई तौर पर इसमें मुब्तला हो रहे थे। मौसीकार इसके सरूर में लाफानी धुनें तलाश करने के दावेदार थे। तालिब इल्मों में ये शौक फैशन बन रहा था। अदाकार इसके दम लगाकर सेट पर घंटों तेज तरीन रोशनियों में काम करते और फिर नया शाट देने के लिए तैयार रहते। जिंदगी का कोई शोबा उस वबा से महफूज नहीं था। मुल्की मफाद को अपनी जिम्मेदारी समझने वाली हुकूमत पूरी कुव्वत के साथ उस लानत का कला कमा करने में मसरूफ थी। आलमी इदारे हरकत में आ चुके थे और सारी कोशिशें उस एक नुक्ते पर मरकूज थीं कि उन जमीनों को बांझ कर दिया जाए जहां बरगे हशीश के पनपने के आसार हों। उसके पैदावारी मराकज को निस्तो नाबूद के बगैर उस जरी लानत से निजात नामुमकिन थी। मगर ये काम इतना आसान नहीं था। जनूबी अमेरिका, शिमाली अफ्रीका और एशिया के दुश्वार गुजार इलाकों में इस मुनाफा बख्श फसल की काश्त जारी थी। वो इलाके अव्वल तो वैसे ही बैरूनी अनासर की पहुंच से बाहर थे और जहां पहुंचा भी जा सकता था वहां शहरी कवानीन की रसाई नहीं थी। उस दौरान में जब आबकारी के महकमे को मुखबरों से ये इतला मिली कि शहर में अचानक चरस का कहत पड़ गया है, तो पूरे महकमे में हैरत की एक खुशगवार लहर दौड़ गई। चंद ऐसे भी थे जो इस खबर को अपने सुहाने मुस्तकबिल के लिए फाले बद समझकर मुंह लटकाए बैठे थे। पिछले 4-5 हफ्तों में ना पुलिस ने कोई बड़ा छापा मारा था, ना आबकारी के हुकाम ने भारी मिकदार में माल पकड़ा था। सारी कार्रवाई घूमते फिरते आवारा गर्द लोगों तक महदूद थी, जिनके कब्जे से 2-400 ग्राम माल बरामद होता था। ऐसे जरखेज माहौल में चरस का कहत एक अनहोनी सी बात लगती थी।
लिहाजा आला अफसरान जाती तौर पर इन इतलात की तस्दीक पर तुल गए। गुलबाज खान शहर के एक मशहूर तरीन अड्डे का मालिक था। थड़े और चरस से आला वलायती शराब तक हर शय उसके ठिकाने पर मिल जाती थी, लेकिन अड्डे के कुर्बो जवार में उन अशिया का इस्तेमाल ममनू था। जरूरतमंद आते और रकम अदा करके मतलूबा नशा साथ ले जाते। अपने उस कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो महाना एक भारी रकम मुतलका एजेंसियों को अदा करता था। लेकिन जब चरस का बहरान पैदा हुआ तो गुलबाज की आमदनी बुरी तरह मुतासर हुई, क्योंकि उस इलाके में सबसे ज्यादा खपत चरस ही की थी। जब उसकी आमदनी में फर्क आया तो उसने भत्ते की रकम में भी नुमाया कमी कर दी। उसने दरमियानी आदमी को रकम में कमी का सबब बता दिया था, जिसकी तस्दीक पिछले हफ्तों में मुखबरों की इतलात से होती थी। लेकिन जब अपने मफादात पर ज़रब पड़ी तो लोग यकीन न कर सके कि उनकी चश्मपोशी के बावजूद शहर में चरस का बहरान है। इसमें यकीनी का एक ही नतीजा बरामद हुआ और गुलबाज खान की नीयत पर शुबा किया जाने लगा। उसे उसके अड्डे पर घेरना नामुनासिब था। वहाँ उसके हवारियों के अलावा गाहक भी उसके हामी हो जाते और पार्टी संगीन दुश्वारियों से दो चार हो सकती थी। लिहाजा फैसला किया गया कि गुलबाज खान को थाने में बुलाकर बाज पुरस की जाए। उसे बुलाना भी एक मसला था। वो लाख नापसंदीदा और गुंडा से ही, लेकिन बाकायदा खराज गुजार था। उसके भत्तों की बाकायदगी ने उसे बहुत खुद सर और बदजुबान सा बना दिया था। यही वजह थी कि गश्त वाले भी उसके अड्डे से कन्नी कतरा कर गुजरते थे। उसके अपने अड्डे पर किसी सरकारी एहलकार की मौजूदगी से बरहमी का जवाज भी था, जिसका वो बरमला इजहार करता फिरता था। उसके ग्राहकों में लफंगों के साथ साथ शुरफा की भी माकूल तादाद थी, जो नशे के साथ इज्जत के भी शौकीन थे। उन्हीं का एतमाद कायम रखने के लिए गुलबाज खान भारी रकूम अदा करता था, ताकि उसके ग्राहक बिला किसी खौफ व तरद्दुद के उसके अड्डे पर आते रहे। आखिरकार एक नए ASI को तलबी का पैगाम गुलबाज खान तक पहुंचाने पर मामूर किया गया। उसे समझा दिया गया था कि वहां जाते हुए वो वर्दी के बजाय सादा लिबास इस्तेमाल करे। वो सादा पोश जवान अफसर गुलबाज खान के अड्डे पर पहुंचा तो वहां लोगों की खासी आमदोरफ्त जारी थी। वो अफसर सीधा काउंटर पर जा पहुंचा। गुलबाज खान अपने ग्राहकों के चेहरे खूब पहचानता था। एक अजनबी को सामने पाया तो उसकी तेवरियों पर बल पड़ गए। गुलबाज खान तुम ही हो? अफसर ने अपनी तसल्ली के लिए सवाल किया। वो उसका नाम ही सुनता रहा था, सूरत आशना नहीं था। बस अंदाजे से काउंटर पर चला गया था। क्या बात है? काउंटर वाले ने दरस्त लहजे में पूछा। थानेदार साहब ने तुम्हें बुलाया है, उसने धीमी आवाज में कहा। खूब। वो मूंछों पर हाथ फेरते हुए तजही का मेज अंदाज में मुस्कुराया और फिर काउंटर के पीछे से बाहर निकला। मेरे साथ आओ। उसने अफसर का बाजू थामा और बैठक में घुस गया। हाँ, आप बताओ क्या कह रहे थे? वो दरवाजे की कुंडी चढ़ाकर पलटा तो उसकी निगाहें खौफनाक हो चुकी थी। तुम्हें थानेदार साहब ने बुलाया है, नौजवान अफसर ने नरमी से काम लेते हुए कहा। क्या काम है? मुझे नहीं मालूम। सुनो दोस्त, गुलबाज खान गुस्साखाना अंदाज में उसके चाने पर हाथ मारकर बोला। तुम सादा लिबास में हो, इसलिए मैं कैसे कह सकता हूँ कि तुम कौन हो? तुम्हारी टुकाई करा के बाहर फेंकवा सकता हूँ और यह भी कह सकता हूँ कि तुमने पंगा करने की कोशिश की थी, और यहाँ लोग मेरी बात की गवाही देंगे। चाहो तो तुम्हें आबकारी वालों के हवाले भी कर सकता हूँ, जो तुम्हारे कब्जे से आधा किलो चरस की बरामदगी की कहानी सुनाएंगे जो तुम मुझे बेचना चाहते थे। मगर क्यों? ये सब कुछ तुम क्यों करोगे? नौजवान अफसर ने गुस्से के बावजूद मौका की नजाकत भांप कर कहा। उसने समझ लिया था कि वो नादानिस्तगी में भेड़ियों के कौल में आपन सा था, इसलिए कि मुझे तुम पर शुबा है। गुलबाज अपनी बाई मूछ मरोड़ते हुए मकाराना लहजा में बोला। मुझे आज तक थाने में से बुलाने की नौबत नहीं आई। मैं सरकारी गाड़ी में आया हूँ जो ड्राइवर समेत अगली नुक्कड़ पर मौजूद है। ओह, तो इस जीप में तुम ही आए हो? गुलबाज खान का लहजा नरम पड़ गया। उस जीप की आमद की इतला तो मुझे तुम्हारे आने से पहले मिल गई थी। जीप वहां क्यों छोड़ दी है? नौजवान अफसर ताव खाकर रह गया। सुना था कि तुम अपने अड्डे पर सरकारी गाड़ी और वर्दी पसंद नहीं करते, इसलिए जीप वहां छोड़कर सादा लिबास में आया हूँ। तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। ये कहते ही उसने दरवाजे कुंडी खोल दी। जब वो अफसर बाहर निकलने के लिए गुलबाज खान के करीब से गुजरा तो उसने मुरबियाना अंदाज में उसकी कमर पर हाथ रख दिया। बुरा ना मानना मेरी किसी बात का, तुम्हारी तरह हमारा पेशा भी ऐसा ही है। हर एक को इस वक्त तक मशकूक समझते हैं जब तक वो खुद को एतमाद के काबिल साबित न करते। वो अफसर वहां से निकलता चला गया। थोड़ी देर बाद ही थाने की हदूद में एक चमचम करती हुई सफेद कार दाखिल हुई। उसमें अगली नशिस्त से दराज का मुसल्लाह आदमी उतरे, जिनके होल्स्टरों में रिवाल्वरों के दस्ते चमक रहे थे। उनमें से एक ने अकबी दरवाजा खोला और गुलबाज खान सीना ताने नीचे उतरकर इमारत की तरफ बढ़ गया। नखौतमेज इशारों से चनासाओं के सलाम का जवाब देते हुए वो सीधा इंचार्ज के कमरे में घुसता चला गया। अंदर पुरतपाक फिक्रों का तबादला हुआ और गुलबाज खान एक कुर्सी पर जम गया। वहां 3 अफसर मौजूद थे। कैसे याद किया मुझना चीज को? उसने बैठते ही सवाल कर डाला। धंधा कैसा चल रहा है? मानी के लहजे में सवाल किया गया। मंदा है, आप लोगों को दे दिलाकर ठिये का खर्च भी नहीं निकल रहा। वो बेपरवाही के अंदाज में बोला। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। समझ में तो हमारी भी नहीं आ रहा गुलबाज खान, दूसरे अफसर ने कहा। इसलिए तुम्हें यहाँ तक आने की तकलीफ थी है। मार्केट में माल एकदम नायाब हो गया है। गुलबाज खान कुर्सी पर पैरू बदलते हुए बोला। किसी कीमत पर नहीं मिल रहा। बाहर की कोई पार्टी तो नहीं आ गई शहर में? गुलबाज खान हंसा। कोई पार्टी वार्टी नहीं आई, बस ऊपर से माल नहीं आ रहा। कोई एक ही पार्टी तो धंधा नहीं चला रही। बड़ी पार्टी एक ही है जिसकी मुट्ठी में पूरा शहर है।
गुलबाज खान यूं बोला जैसे कोई बुजुर्ग नौआमूज बच्चों से मुखातिब हो। जो छोटे मोटे हैं वो अपनी चांदी कर रहे हैं, मिलावट किया वो माल असल से 4 गुना दामों पर बेच रहे हैं। खैर ये तुम्हारा अपना मामला है, इंचार्ज उकताए हुए लहजे में बोला। आज कहत है तो कल माल की फरावानी भी होगी और तुम भी सोना कमाओगे। मार्केट बड़ी मुश्किल से बनती है थानेदार साहब। गुलबाज खान उसकी बात काट कर कदरे तंजिया लहजे में बोला। जो कहा कि एक बार दूसरे अड्डे पर लग गए वो समझो हाथ से गए। इन चंद दिनों का असर 1.5 साल से पहले काबू में नहीं आएगा। ऊंच नीच देखना तुम्हारा काम है। इंचार्ज का लहजा फैसला कुन था। हमसे जो वादा है उस पर तुम्हें हर हाल में अमल करना होगा। मैं जो दे चुका उससे ज्यादा मेरे बस से बाहर है। गुलबाज खान ने खुश्क लहजे में कहा। अगले महीने तो शायद ये भी ना दे सकूं। अड्डे पर माल ना हो तो धंधा बड़ी तेजी से चौपट होता चला जाता है, तो फिर अड्डा बंद कर दो। शायद ये भी करना पड़ जाए, मगर अभी कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। ये कहते हुए उसने कुर्सी छोड़ दी और उठ खड़ा हुआ। कहाँ चले? इंचार्ज ने अपने बेद के सिरे से मेज की सतह बजाते हुए सवाल किया। ये रश का वक्त है। गुलबाज खान अपनी रिस्टवाच पर निगाह डालते हुए बोला। पैगाम मिला तो दौड़ा चलाया, फिर कभी फुर्सत के वक्त आऊंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी गुलबाज खान। इंचार्ज नीम वहां आंखों से उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया। अब तुम हमारे मेहमान हो गए हो। गुलबाज खान के चेहरे पर जलजले के आसार उभर आए। मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है थानेदार साहब। लहजे से बरहमी टपक रही थी। बैठो। इंचार्ज बेद जोर से मेज की सतह पर मार कर धाड़ा, फिर 2-3 शकील गालियां देकर बोला। मजाक करूंगा मैं तुझसे? गुलबाज खान खड़ा कीना तो नजरों से इंचार्ज को घूरता रहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल बबूका हो रहा था। बाकी दोनों अफसरान ने हिफ्ज़े मुक़द्दम के तौर पर अपने सर्विस पिस्तौल निकाल लिए थे। बैठ जाओ गुलबाज, इस वक्त तुम हिरासत में हो। इनमें से एक ने पिस्तौल की आईनी नाल को जुम्बश देते हुए सर लहजे में कहा। गुलबाज खान की गहरबाज निगाहें बोलने वाले के चेहरे से फिसलती हुई पसलियों पर रुक गईं। मानो उसे एहसास हुआ कि बालादस्ती के घमंड में वो चूहे दान में आ फंसा है, मगर यह एहसास भी उसके दिमाग में खोलते हुए लावे को सट करने में कामयाब न हो सका। मैं देख लूंगा, वो किसी जख्मी भेड़िए की तरह घुराया। एक एक को देख लूंगा, मेरा बाल भी बेका न होगा। और फिर वो बुरी तरह चीख पड़ा। इंचार्ज ने पूरी कुव्वत से बेद उसके सीने पर मारा था। गुलबाज खान ने चिल्लाकर बेद का सिरा पकड़ लिया और दूसरे ही झटके में उसे छीन लेने में कामयाब हो गया।